गरीबी में अपना जीवन गुजार रही थी। दोनों के घर बराबर में ही थे। शशिकला बड़ी थी। सुबह सुबह वह अपने घर की खिड़की से मनोरमा के घर की तरफ झांक रही थी। तभी उनकी बहू कंचन बोली, क्या है मम्मी जी, जब देखो आप उन गरीबों के घर की तरफ झांकने लगती हो। कंचन, जब देखो तब तुम उन्हें गरीब कहती रहती हो। वो जैसी भी है मेरी देवरानी और तुम्हारी चाची सास है। मालूम है मुझे वो जो भी हैं, उनके चूल्हे से धुआं उठा नहीं कि आप खिड़की खोलकर खड़ी हो जाती हो। पता है धुएं से स्किन काली पड़ जाती है। शशिकला खिड़की बंद करके अपने कमरे में चली गई। बहुत देर हो गई। खाने का समय हो चला था। वह कंचन से बोली, ये क्या कर रही हो बहू? मैं कपड़े धो रही हूँ मम्मी जी, लाओ आपके भी धो दूँ। लेकिन तुम तो मुंह पर कुछ लगाए बैठी हो। जब देख ही रही हो कि मैं मुंह पर फेस पैक लगाए बैठी हूँ, फिर भी पूछ रही हो कि मैं क्या कर रही हूँ। हद है। पता नहीं आप मुझसे खाम खा के सवाल जवाब क्यों करती हो। अरे मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि खाना कितनी देर में बनाओगी। अगर देर लगे तो मैं बना लूं। शुगर की मरीज हूं ना, भूखा नहीं रहा जाता। आप और खाना, किसी सामान को बिल्कुल भी हाथ मत लगाना। उस दिन बनाई थी ना भिंडी, तेल में डूब रही थी। आपको पता तो है नहीं कि सुधीर कितनी मेहनत से कमा रहे हैं। रसोई में जाते ही बर्बादी पर उतर आती हो आप। मैंने सुबह ही रोटी सब्जी बनाकर रख दी थी, भूख लगी है तो खा लो। बहू, सुबह का बासी खाना मैं अब खाऊंगी। जानती हो ना, मुझसे बासी रोटियां नहीं चबाई जाती। एक मनोरमा है जिसके घर में तीनों समय चूल्हा जलता है, और एक तुम हो जो पूरे दिन इस मुंह की डेंटिंग पेंटिंग में लगी रहती हो। मम्मी जी, लोहे की रोटियां नहीं बनाई मैंने जो चबा ही नहीं पाओगी। और सुबह का खाना क्या बासी हो गया? अमीर लोग गैस पर खाना बनाते हैं, वो हमेशा ताज़ा लगता है। और चूल्हे पर बनाया खाना राख से लिपटा हुआ। छी छी, इससे तो बासी खाना अच्छा। तुमसे भला कोई बातों में जीत सका है? हाँ, मुझे नहीं खाना तुम्हारा बासी खाना। शशिकला ये कहकर अपने कमरे में चली गई। उसने अपनी खिड़की से देखा कि मनोरमा के घर के आंगन से चूल्हे का धुआं उठ रहा है और सब्जी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वह सोचने लगी, कितनी अच्छी किस्मत है मनोरमा की, जो उसकी बहू दोपहरी में भी उसे ताज़ा खाना बनाकर दे रही है। और एक मेरी बहू है, हाय, जो हमेशा बासी खाना देती है। सच में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे मनोरमा ने, जो उसे अर्चना जैसी बहू मिली। तभी मनोरमा की नज़र भी खिड़की पर चली गई। अपनी जेठानी को देखकर उसने आवाज दी, दीदी क्या कर रही हो? कभी हमारी झोपड़ी में भी आ जाया करो। अरे ऐसी बात नहीं है छोटी, वो भी तो मेरा ही घर है। तो फिर आ जाओ, कितने दिन हो गए इधर आती ही नहीं, खिड़की से झांक कर रह जाती हो। ठीक है, अभी आती हूँ। ये कहकर शशिकला मनोरमा के घर चली गई। शशिकला और मनोरमा के रिश्ते में अमीरी गरीबी के फासले आ गए थे। जहां शशिकला का घर आलीशान और सुख सुविधाओं से भरा था, वहीं मनोरमा अपने छोटे से 2 कमरों के घर में गुजारा कर रही थी। ताई जी, आप आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कितने दिनों बाद आई हो। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं बहू, खाली पेट चाय पीने से गैस बन जाती है। क्या आप अभी तक खाली पेट हो? दोपहर के 2 बजने वाले हैं और आप खाली पेट? रुको ताई जी, मैं अभी आपके लिए गर्म गर्म रोटियां बनाकर लाती हूँ। ये सुनकर शशिकला की आंखें नम हो गई। वह सोचने लगी, मनोरमा की बहू कितनी संस्कारी है, और एक मेरी बहू है। शशिकला सोच ही रही थी कि अर्चना फटाफट उसके लिए गर्म गर्म रोटियां ले आई। वह नाना करती रही, लेकिन गर्म खाना देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और लपककर थाली पकड़ ली। अरे वाह बहू, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। सच में इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहली बार खाया है। दीदी, गैस पर बनी रोटियां और चूल्हे की रोटियों में अलग ही स्वाद होता है। ताई जी, अगर चूल्हे पर बनी मेरे हाथ की ताज़ा रोटियां खानी है ना, तो आपको यहाँ रोज आना पड़ेगा। शशिकला भरे हुए गले से बोली, मेरे नसीब में कहाँ है ताज़ा खाना।
तीनों टाइम खाना बनाने में तो मेरी बहू का मेकअप बह जाता है और त्वचा झुलस जाती है। ये क्या कह रही हो ताई जी? भला ऐसा भी कहीं होता है? मुझे देखो, मैं भी तो तीनों टाइम चूल्हे पर खाना बनाती हूँ। शशिकला रो पड़ी। वह बोली, कंचन की नजर में तुम गरीब हो, इसलिए ताजा खाना बनाकर खाते हो। वो अमीर है, इसलिए सुबह ही शाम तक का खाना बनाकर रख देती है और पूरे दिन अपने चेहरे की लीपापोती में लगी रहती है। अर्चना को ये सब सुनकर बहुत हैरानी हुई। वह कुछ सोचकर बोली, ताई जी, कंचन की बीमारी मेरे समझ में आ रही है। उसकी इस बीमारी का इलाज है मेरे पास। इलाज? कैसा इलाज? आप ना कंचन से कहना कि मैं उससे कई गुना ज्यादा सुंदर हूँ और अपने चेहरे पर कोई मेकअप या लीपापोती नहीं करती। उससे कहना, जब मैंने अर्चना की खूबसूरती का राज पूछा तो उसने बताया कि वह तीनों टाइम ताज़ा खाना खाती है। हम अमीरों की तरह बासी खाना नहीं खाती। फिर देखना कि वह अपने को सुंदर बनाने के लिए कैसे ताज़ा खाना बनाती है। शशिकला को तीर निशाने पर लगता नजर आया। वह सोचने लगी कि अर्चना बहू वाकई संस्कारी के साथ साथ समझदार भी है। वह खाना खाकर अपने घर पहुंच गई। शाम को कंचन को खाना बनाते देख वह बोली, बहू, मेरा खाना मत बनाना। क्यों मम्मी जी? लगता है चाची जी ने कुछ ज्यादा ही खिला पिला कर भेजा है। अरे नहीं बहू, मनोरमा ने नहीं, उसकी बहू ने। आजकल देख नहीं रही हो कि मनोरमा कितनी निखर रही है और अर्चना, अरे उसकी टक्कर की तो कोई बहू ही नहीं है बस्ती में। बहू तो है ही लाखों में एक सुंदर, और अब तो उसकी सास भी निखरती जा रही है। जो पूछा वो तो बताया नहीं, बल्कि आप उनकी सुंदरता के गीत गाए जा रही हो। ऐसा क्या खा रही हैं वो दोनों सास बहू जो इतना निखर रही हैं? बहू, मैंने अर्चना से पूछा तो उसने बताया कि वह ताज़ा खाना खाते हैं, वो भी चूल्हे पर बनाकर। उसने तो मुझे ताना दिया कि वो हम अमीरों की तरह गैस पर बनाया हुआ बासी खाना नहीं खाते, इसीलिए तो उनका रंग रूप हमेशा दमकता रहता है। मैं तो आज से ही अपनी 4 रोटी गर्म बनाकर खाया करूंगी। हाँ। ऐसा क्या? उन्हें क्या लगता है हमें ताज़ा खाना बनाना नहीं आता? देखना मम्मी जी, मैं भी अब से ताज़ा खाना बनाऊंगी। लेकिन मम्मी जी, मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता। वो लोग तो गरीब हैं, इसलिए चूल्हे पर बना लेते हैं। कोई बात नहीं बहू, अगर तुम्हें भी उनके जैसा सुंदर होना है तो मैं सिखा दूंगी। उसके बाद शशिकला ने कंचन को चूल्हे पर खाना बनाना सिखा दिया। अब कंचन रोज चूल्हे पर तीनों टाइम ताज़ा खाना बनाती। बदले में शशिकला भी उसकी तीनों टाइम तारीफ करती रहती। 1 महीने बाद, मम्मी जी, क्या बात है! मुझे तो लग रहा है कि आप चाची जी से भी ज्यादा सुंदर होती जा रही हो। मैं भी जब शीशे में खुद को देखती हूँ ना, तो खुद को बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। और आप आजकल मुझे प्यार भी बहुत करने लगी हैं। बहू, प्यार तो मैं पहले से ही करती हूँ तुम्हें, लेकिन तुमने पहचाना नहीं। और ये सब ताज़ा खाना खाने का नहीं बनाने का नतीजा है। तीनों टाइम खाना बनाने से पसीना बहता है और पसीना निकलने से रंगत आती है। पहले तुम एक टाइम खाना बनाकर फोन या मेकअप में घुसी रहती थी, अब तुम्हारा ख्याल काम में रहता है, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर चुस्ती रहती है। अरे अगर अर्चना मुझे ये सब करने के लिए नहीं कहती तो तुम अपनी असली सुंदरता कभी देख ही नहीं पाती। आप सही कह रही हो मम्मी जी, मुझे माफ कर देना। अब मैं उन्हें गरीब कहकर कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगी और हमेशा ताज़ा खाना बनाऊंगी। हाँ। उसके बाद कंचन ने कभी बासी खाना बनाकर नहीं रखा। रजनी आज बहुत खुश है क्योंकि उसके सबसे छोटे बेटे पंकज की शादी है। शादी की सभी रस्मों रिवाजों को पूरा करके वह अपनी सबसे छोटी बहू मोनी को घर ले आती है। सुनो मोनी, घर के नाम पर हमारे पास बस एक यही कमरा है। इस एक कमरे में माँ, हम चारों भाई और भाभियाँ रहती हैं। अब से आपके सारे सुख दुख मेरे हैं और यही मेरा परिवार है।
हाँ, अच्छा सुनो, कल मैं और तीनों भाई काम करने के लिए बाहर चले जाएंगे। ठीक है। इतना कहकर वह दोनों भी सबके साथ सो गए। सुबह जल्दी उठकर बिना किसी को जगाए मोनी ने सारा काम किया और चारों भाइयों के लिए खाना बांधकर रख दिया। इतने में सब लोग उठ गए। रजनी ने कहा, अरे बहू, तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई? थकी होगी, आराम कर लेती। नहीं माँ, इनको आज बाहर जाना है। एक तू है जिसे अपने पति की इतनी चिंता है, बाकी सब तो घोड़े बेचकर सो रही थी। इतने में चारों बेटे वहां आ गए। बड़ा बेटा बोला, ठीक है माँ, अपना ध्यान रखना। अब हम लोग चलते हैं। हुआ तो 1-2 महीने बाद जब पैसे कमा लेंगे तो घर आ जाया करेंगे। ठीक है बेटा, तुम सब भी अपना ध्यान रखना और समय से पैसे भिजवा देना। घर की छत की भी मरम्मत करवानी है। बरसात आने वाली है, वरना बरसात का पानी छत से टपकेगा। अरे आप परेशान मत हो माँ, हमारे पास जैसे ही पैसे आएंगे हम आपको भिजवा देंगे। मोनी ने खाने के थैले लाकर पंकज को दिए और कहा, ये लीजिए, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना और ध्यान रखना अपना। तुम भी ध्यान रखना अपना, जल्दी घर आऊंगा। इतना कहकर चारों भाई चले जाते हैं। अगले ही दिन से तीनों जेठानियां अपना असली रंग दिखाने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। एक दिन बड़ी जेठानी बोली, अरे सुनो मोनी, मेरा कुछ चटपटा खाने का मन है। ऐसा करो, तुम मेरे लिए आज आलू की कचौरी बना दो। इतने में दूसरी जेठानी बोली, मेरा कुछ मीठा खाने का मन है। एक काम करो, थोड़ी खीर भी बना लेना। तभी तीसरी जेठानी भी बोल पड़ी, मुझे तो बस 1 कप अदरक वाली चाय पिला दो। दीदी, आलू खत्म हो गए हैं, मुझे बाजार से लाना होगा। आज आप सब लोग खीर ही खा लीजिए, मैं कल बाजार जाकर आलू ले आऊंगी। तुझे नहीं बनाना तो मत बना, बहाने क्यों कर रही है? हाँ। इतना कहकर वह तीनों बाहर घूमने चली जाती हैं। इधर मोनी सारा काम खत्म करके खीर बनाकर रजनी को देने जाती है और देखती है कि रजनी को तो तेज बुखार है और उसके दोनों पैर सूज गए हैं। वह ठंडे पानी से रजनी के सिर पर पट्टी करती है और दोनों पैरों की हल्के हल्के मालिश। कुछ देर बाद बुखार कम होने पर रजनी की आंखें खुलती हैं। अरे माँ, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा। तू तू इतनी देर से सारे काम अकेले कर रही है। बाकी तीनों बहुएं कहाँ गईं? सभी दीदी बाहर गई हैं, आ जाएंगी कुछ देर में। अच्छा, सब काम चोर हैं। मुझे लगता है अब मैं नहीं चल पाऊंगी। मेरे घुटनों ने जवाब दे दिया है। मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। आप बस आराम कीजिए, मैं सारा काम कर लूंगी। थोड़ी देर में ही तेज बारिश शुरू हो गई और जगह जगह पर छत से पानी टपकना शुरू हो गया। मोनी ने बारिश की जगह पर बड़े बड़े मटके लाकर रख दिए और पूरे कमरे को साफ करने लगी। इधर उसकी तीनों जेठानियां बारिश के मजे लेते हुए घर आईं। उन्होंने देखा कि मोनी पूरा घर साफ कर रही है। उन्होंने घर में रखे मटके का पानी उठाया और उसी से घर के अंदर ही हाथ पैर साफ करने लगी। तुम लोग काम चोर तो हो ही, पर बेचारी छोटी बहू का काम क्यों बढ़ा रही हो? वो बेचारी सुबह से लगी है और उसने बड़ी मेहनत से पूरा कमरा साफ किया था। माँ जी, आप इस उम्र में इतना परेशान मत हो, थोड़ा सा ही तो गंदा हुआ है, साफ कर देगी मोनी। अरे सुनो मोनी, हम लोग साफ पानी से हाथ पैर धो चुके हैं, पर तुम तो भीगी हुई हो तो हमारे कपड़े भी धोकर डाल देना। तुम तीनों कुछ तो शर्म करो। 1 महीने से काम को हाथ तक नहीं लगाया। सारा काम अकेले छोटी बहू ही करती है। कोई बात नहीं माँ, मैं कर दूंगी। इतना कहकर मोनी ने दोबारा टपकती छत के नीचे मटके लगाए और घर में भरा सारा पानी घर के बाहर फेंका और पूरा कमरा फिर साफ किया। कमरा साफ करते करते रात हो चली थी। उसने देखा कि उसकी तीनों जेठानियां चैन की नींद सो चुकी थी। बेटा, तू भी कुछ खा ले और सो जा, आज बहुत थक गई होगी।
माँ, अभी तो बारिश रुक गई है, पर मौसम खराब है। रात में फिर से बारिश हो सकती है। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, पर कर भी क्या सकते हैं। पंकज भी न जाने कब आएगा। इतना कहकर रजनी सो गई, पर मोनी को चैन नहीं था। वह सोच रही थी अगर रात में बारिश हुई तो उसकी तीनों जेठानियों की नींद खराब हो जाएगी। उसने अपने लिए खाना लिया और जैसे ही वह खाना खाने बैठी, तेज आंधी आ गई और बारिश फिर शुरू हो गई। उसने खाने की थाल वहीं छोड़ दी और मटकों में भरा जल बाहर फेंक कर आई और उनको दोबारा उसी स्थान पर लगा दिया। तब तक रजनी की आंख खुल गई। उसने पूछा, बेटा, अरे तू इतनी रात में क्या कर रही है? माँ जी, बारिश शुरू हो गई है और अगर मटकों का पानी बाहर नहीं फेंकेंगे तो घर में पानी भर जाएगा। सभी दीदी कितने चैन से सो रही हैं, खामखा उनकी नींद खराब हो जाएगी। रजनी भी मोनी के साथ साथ जागती रही। मोनी ने घर में पड़ी एक बड़ी पन्नी ली और उसको तीनों जेठानियों के ऊपर बारिश की बूंदों से बचाने के लिए एक तरफ से उस पन्नी को दीवार पर लगी कील में फंसा दिया और दूसरी तरफ से खुद पकड़ी बैठी रही। रात के 3 बज गए थे। बारिश कुछ धीमी हुई तो मोनी ने धीरे से वह पन्नी हटाई और मटकों में भरा पानी बाहर फेंकने लगी। उसकी तो अब हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी उसने सामने देखा कि पंकज और तीनों भाई बारिश में भीगे घर वापस लौट आए हैं। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। बस इतना कहकर वह तो बेहोश हो गई। पंकज ने मोनी को गोद में उठाया और अंदर लेकर आया और उसने देखा कि मोनी का शरीर बुखार से तप रहा था। पंकज ने तुरंत उसकी पट्टी की। तीनों भाइयों ने देखा कि किस तरह उनकी पत्नियां आराम से सो रही हैं और मोनी इस हालत में होकर भी काम कर रही है। रजनी ने भी सारी आप बीती तीनों भाइयों को बताई। माँ, हम लोग आ गए हैं, अब आप परेशान मत हो और हम लोग पैसे भी कमा कर लाए हैं। कल ही मैं छत की मरम्मत करवा लूंगा। तीनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नी को नींद से उठाया और आधी रात में ही खूब खरी खोटी सुनाई और रजनी ने रात की सारी बात तीनों जेठानियों को बताई। रात की बात सुनकर तो तीनों जेठानियां शर्म से पानी पानी हो गईं।